हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स के साथ, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कैलकुलस पार्ट के अंदर। कल तक हमने बात करी थी लिमिट्स की, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की। हमने लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, हमने कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था और हमने डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आज का हमारा टॉपिक होगा मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो देखिए, बेसिकली इंजीनियरिंग मैथ्स में हम तीन थ्योरम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट होगी हमारी रोलिस थ्योरम, वही ROLLE, रोलिस थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारी होगी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। थर्ड हमारी होगी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, बेसिकली लेग्रांजे और कॉशी ये दोनों सिमिलर हैं। जैसा बिहेवियर लेग्रांजे का होता है वही सेम बिहेवियर कॉशी का होता है। तो जो मेन हम थ्योरम्स को पढ़ेंगे वो हमारी होगी ये रोलिस थ्योरम एंड लेग्रांजेस थ्योरम, क्योंकि कॉशीज थ्योरम विल बी एज सेम एज लेग्रांजेस थ्योरम। कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बस फंक्शन का अंतर होता है। लेग्रांजे में हम पढ़ेंगे एक फंक्शन के बारे में, वहीं कॉशी में वही सेम नेचर दो फंक्शंस के साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम आज का स्टार्ट करते हैं अपना रोलिस थ्योरम। ओके, क्या होता है ये थ्योरम में? देखिए, 3 पॉइंट्स होते हैं। रोलिस थ्योरम कहती है, सपोज वी हैव अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a, b। सपोज एक फंक्शन है हमारे पास जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा a, b में, और अगर वही फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन a, b। ध्यान से देखिए ब्रैकेट्स को, ये क्लोज इंटरवल्स हैं, ये ओपन इंटरवल्स हैं। तो अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा a, b क्लोज इंटरवल में, और अगर डिफरेंशिएबल होगा a, b में, एंड थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर होगा तो क्या होना चाहिए? तो रोलिस थ्योरम ने कहा, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कभी भी, तो देयर मस्ट बी सम सी सच दैट एफ सी का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू ए टू बी। ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ऐसा रोलिस ने बोला। अब देखते हैं आगे कि ये चीज़ कैसे बताया उन्होंने ग्राफिकली। सबसे पहले इस चीज़ को हम देखते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करा हमने एफ एक्स के लिए और एफ एक्स के लिए। सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स हियर ए एंड बी। दो पॉइंट्स हमारे पास ए कॉमा बी। सिंपल। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए एंड बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी, एंड एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। देखिए, एक फंक्शन लेते हैं वेयर एफ ए का वैल्यू एंड एफ बी का वैल्यू बराबर है। लेट से कुछ ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एफ ए का वैल्यू एफ बी के बराबर होगा, हो सकता है, नो डाउट। सो ये एफ ए का वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। सिंपल सी बात बोली है क्वेश्चन में। अब एक बात देखने की ये है, हम इस फंक्शन को कैसा भी ड्रॉ करें, इसका कुछ भी शेप हो, चाहे ये शेप हो, चाहे ऐसा कोई भी रैंडम सा शेप हो, कुछ भी शेप हो इस फंक्शन का, कुछ भी मैटर नहीं करता। अभी कैसा भी शेप हो इस फंक्शन का, देखने की बात ये है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है जहां पे इसका स्लोप, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो स्लोप है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मानता हूं कि ये पॉइंट है मेरा c। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा स्लोप है फंक्शन का एट x इक्वल्स टू c, उसका वैल्यू 0 आ रहा है। स्लोप से मेरा क्या मीनिंग है? देखिए, स्लोप क्या होता है, एक लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो अगर वो एंगल का मैं टेंजेंट निकालूं, मीन्स tan थीटा निकाल लूं, तो वो स्लोप हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक लाइन का जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो मेरा स्लोप भी कितना हो जाएगा? 0। तो अगर एक लाइन कभी भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो वो हमेशा 0 स्लोप बनाएगी। यहाँ पे ये लाइन हम देख रहे हैं, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये स्लोप 0 बना रही है।
अच्छा, हमसे ये क्यों बोला गया कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए? आप खुद एक बात बताइए, अगर एक फंक्शन हुआ जिसमें एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर है एंड वो फंक्शन अगर मैं ऐसा प्लॉट करूं, तो देयर मस्ट बी सम सी जहाँ पे दो स्लोप्स आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इस वजह से रोलिस थ्योरम में कुछ अजम्पशंस लगाए गए थे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि कॉन्टिन्यूस है ए से बी में और डिफरेंशिएबल भी है ए से बी में ओपन इंटरवल्स में, तो एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू भी अगर बराबर है, तो जब मैंने ग्राफ प्लॉट करा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे देख के समझ आता है कि किसी ना किसी एक वैल्यू सी पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़रूर ज़ीरो होगा। तो यही बात रोलिस थ्योरम ने बोली। सो नथिंग स्पेशल, इतना तो हमको आता ही था, इतना हमने देख लिया। तो इन्होंने क्या स्पेशल बोला? देखिए, जब अभी हम देख रहे हैं इन चीज़ों को इसलिए हमको आसान लग रहा है, बट ये चीज़ें जब कभी बनी होंगी उस समय के लिए बहुत बड़ी बात की है। तो इतना था हमारा रोलिस थ्योरम। अब हम बात करते हैं सेकंड लैग्रांजेस थ्योरम के बारे में। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी बहुत इजी है। देखिए, लैग्रांजेस थ्योरम के क्या क्या पॉइंट्स है। इन्होंने बोला भाई अगर एक फंक्शन है मेरा, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, अब अच्छा कॉन्टिन्यूस है तो कहाँ से कहाँ तक, वही जो रोलिस थ्योरम में था ए से बी तक। ये बात तो हमारा ऊपर वाला पॉइंट के साथ ही मैच कर रहा है। इन्होंने एक बात बोली कि अगर हमारा फंक्शन हम मान लेते हैं कि वो डिफरेंशिएबल भी है, तो चलिए डेरिवेबल भी है ये ए से बी के बीच में ओपन इंटरवल, ये बात भी हमारी रोलिस थ्योरम जैसी है। तब इन्होंने बोला कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, इसको चेंज करके लिख देते हैं, एक ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ए से बी के बीच में जहाँ पे एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा, एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अच्छा, अब ये इन्होंने कैसे बोल दिया, चलिए इसको भी एक बार चेक करके देखते हैं। हमारा तो काम ही है चेक करना, जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक कैसे समझ आएगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं x और fx के अबाउट। दिस इज अ ग्राफ ऑफ x एंड fx। हमने प्लॉट करा। अब सबसे पहले देखते हैं, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए से बी के बीच में। अगेन हमने दो पॉइंट्स माने, दो पॉइंट्स मानते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, हमारे दो पॉइंट्स हुए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। तो अब एक इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिखने के लिए नीचे लिख लेते हैं। तो अगर एक फंक्शन है मेरा ए से, एक फंक्शन बी तक जा रहा है, लेट से ए पे इसका कुछ वैल्यू था, लेट से बी पे कुछ वैल्यू था, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम रैंडमली कोई भी वैल्यू मान लेते हैं इसको ऐसे। सपोज वी हैव दिस फंक्शन जो कि ऐसा बन रहा है। ईजी है, देखने में समझ आ रहा है कि ठीक है, चलिए कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट सा फंक्शन नहीं है। तो भाई हमसे बोला गया है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जो स्लोप होगा किसी एक ऐसे पॉइंट का जो कि इसके बराबर आना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले ये बात तो ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ग्राफ में अपने कि ये पॉइंट होगा मेरा एफ ए, ये पॉइंट होगा मेरा एफ बी। तो भाई अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर इस दो पॉइंट्स को जोड़ना चाहूँ, भाई जोड़ने से मेरा क्या मीनिंग है, मैं इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालना चाहता हूँ। अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो बहुत सिंपल होगा स्लोप निकाल पाना। देखिए, मैं सिंपली आपसे ये बात कह रहा हूँ, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन मेरा डेरिवेबल है। तो ये जो स्लोप आया मेरा, कहीं ना कहीं इस फंक्शन में कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे वो स्लोप मेरा इसके बराबर आएगा ही आएगा। देखिए दोनों स्लोप पैरेलल हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने स्लोप की, तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, दिस इज नॉट y स्क्वायर, दिस इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या है और इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू क्या है, कलर चेंज करके लिखेंगे। पॉइंट का वैल्यू है b कॉमा एफ बी, इस पॉइंट का वैल्यू है a कॉमा एफ ए। आसान है, ये वैल्यू है मेरा। तो अगर यहाँ पे मुझे इस चीज़ को लिखना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सो दैट विल बी नथिंग बट y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आया मेरा स्लोप। अच्छा भाई, एक पॉइंट पे ऐसा स्लोप भी तो होगा जो उसके पैरेलल होगा। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं कभी भी भाई, उनका स्लोप तो बराबर ही होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो स्लोप होगा वो भी इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आ गई हमारी लेग्रांजेस थ्योरम। अब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको देख के लगता है कि इन्होंने क्या नई बात बताई थी, बट वही बात है, जब पहली बार ये सब चीज़ें बनती हैं तब हमें अंदाज़ा नहीं होता उस समय, बट बहुत बड़ी एक इन्वेंशन रहती हैं ये सब। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कॉशीज थ्योरम की, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए लेग्रांजे के अंदर एक की बात हुई थी, कॉशी के अंदर अगर बात करते हैं हम, एफ एक्स एंड जी एक्स दो ऐसे फंक्शंस हैं जो कॉन्टिन्यूस हैं ए से बी के बीच। वहीं पे एफ एक्स एंड जी एक्स जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है ए से बी के बीच में, और जी डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं इसको बताता हूँ आपको। तो एक ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बोला एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। देख सकते हैं बिल्कुल सेम चीज़ चल रही है, दो फंक्शंस को आपस में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वही सेम चीज़ चलेगी। तो भाई ये थी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम्स जो हमको यूज़ करनी होती है अपने लिमिट्स के अंदर। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स लॉगरिथमिक वन प्लस एक्स। एक ये फंक्शन डिफाइन करता है 0 से 1 के बीच में। तो भाई सिंपली पूछा गया, बोला गया हमसे लेग्रांजेस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमको वैल्यू बतानी है सी की जो कि 0 से 1 के बीच में होगी। क्या होनी चाहिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था गेट में। ओके, तो अब कैसे करना है, देखिए फंक्शन गिवन है हमको। मैंने आपसे बताया था कल ही, परसों ही मैंने आपसे ये बात करी थी कि अगर एक फंक्शन हो f, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, अगर एक फंक्शन है g वो भी कॉन्टिन्यूस है, तो f डॉट जी भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ये होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वन प्लस एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस होगा 0 से 1 के बीच में, और डेरिवेटिव भी निकालना इसका पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि लेग्रांजेस थ्योरम तो मैं लगा सकता हूँ भाई। अब लेग्रांजेस थ्योरम हमसे कहता है कि एफ डैश सी का वैल्यू होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, वेयर ए की वैल्यू यहाँ पे है 0, बी की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1 लॉग्स 1 विच विल बी इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो डेट विल बी नथिंग बट 2 log 2, और 2 log 2 को मैं लिख सकता हूँ log 4। यहाँ तक सिंपल था। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी इज नथिंग बट एफ वन माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, दिस विल बी नथिंग बट log 4 माइनस 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू निकल के आता है मेरा log 4। भाई यहाँ तक तो बहुत आसान था, यहाँ तक हमने क्वेश्चन देखा। अब आगे देखने की बात यह है कि एफ डैश सी का क्या करना है, ये जो टर्म आ रहा है इसका क्या करना है, व्हाट टू डू। देखिए एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है मेरा कि अगर यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ एफ एक्स का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा, चेन रूल या सॉरी प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस एक्स एज इट इज लिखना। दो फंक्शन है ना ये, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखा, पहले का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल के आता है यहाँ से 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। सिंपल, यहाँ तक बहुत इजी था। यानी ये एफ डैश एक्स का वैल्यू मैंने निकाला, बट आप एक बात देखिए,
किसी सी के लिए पूछा गया है, तो अगर मैं अज्यूम करूं ये सब एक्स के लिए बात ट्रू है, ऐसा लिखना सही है, ट्रू फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब ये किसी एक इंटीजर सी के लिए भी ट्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब एफ डैश सी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी। बहुत सिंपल, इसको मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुट करने के तुरंत बाद मेरे को दिखेगा 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी इज नथिंग बट लॉग 4, ईजी। 1 इज इक्वल टू लॉग 4 माइनस लॉग 1 plus c. Log a minus log b will be log a divided by 1 plus c. Taking anti-log on both sides, so e will be 4 divided by 1 plus c. यहाँ से अगर हम c को सॉल्व करेंगे, so what we will get 4 minus e divided by e. यह है हमारा यहाँ से c का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था c का वैल्यू निकालना, so c is the correct option. भाई क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, वो इतने ही आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा गेट में, और इन्हीं के आपको सॉल्यूशंस करने हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, जो वो गेट सीएस का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर साइंस 2014 सेट 1 क्वेश्चन 65 आई बिलीव। तो उस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सारे कोचिंग्स ने अपने मैनुअल्स में गलत दिया हुआ है। गलत नहीं कह सकते, बट एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बल्कि उसके 2 ऑप्शंस करेक्ट थे। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को आगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0 to 2। इसका मतलब ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करेगा यार रोलीज थ्योरम या लेग्रांजेस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहली कंडीशन होती है दोनों की। अब डेरिवेबल का भी देखते हैं। इट इज़ नोन दैट, देखिए फंक्शन में ना हर बार ये क्वेश्चन में हम हमेशा देगा नहीं कि वो फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। अब गेट में पूछा है तो ऑब्वियसली हमको ये चीज़ मान के चल लेनी है कि ये डेरिवेबल भी ही होगा, इसीलिए पूछा गया है। इट इज़ नोन दैट फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 f0 इज इक्वल टू f2 इक्वल्स -1। फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 इज -1, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। देखिए क्वेश्चन पूछा था गेट 2014 में CS ब्रांच में सेट 1 में। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस देखिए गेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ गेट का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर जिसको पता है, अच्छा पहले ऑप्शन तो देख लें हम लोग। देयर एग्जिस्ट अ वाई इन इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ वाई इक्वल्स टू एफ वाई प्लस 1, भाई देखना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन कुछ फर्स्ट वाले की ही तरह है। थर्ड ऑप्शन बोला गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल 0 to 2 इज 1। ये पॉइंट देखने में बड़ा आसान लग रहा है, थर्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोगों का जो जनरली दिमाग काम करेगा एग्जाम में वो यही होगा कि इजी वाले पॉइंट को पहले चेक करते हैं। तो आइए उसी को चेक करेंगे। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन को देखना। ये है मेरा ग्राफ x एंड एफ एक्स। भाई 2 पॉइंट्स हैं 0 and 1, wait 0 and 2, sorry this is not 1 actually, this is 2। थोड़ा सा दूर ले लें क्या? दूर ले लेते हैं थोड़ा सा, 2 यहाँ पे लेते हैं, 1 यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बहुत आसान सी बात, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 से 2 के बीच में, f0 और f2 की वैल्यू -1 है, यानी f0 एंड f2 की वैल्यू है -1, यानी ये फंक्शन f0 एंड f2 पे ये जो फंक्शन है ये बराबर वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं ये कुछ आगे देखते हैं कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको ज़्यादा। दोनों की वैल्यू दी है -1 और f1 की वैल्यू दी है -1 नहीं होगी यार, f1 का वैल्यू 1 होना चाहिए। ओके f1 का वैल्यू है 1। ओके f1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी बात मैं क्वेश्चन में देखते ही बता सकता हूँ कि ये जो f1 का वैल्यू होगा 1 वो यहाँ पे लाई करेगा। इजी।
ये होगा 1, ठीक है। अच्छा, इसको चाहे आप 1 लिख दीजिए चाहे F1 लिख दीजिए, एक ही बात रहेगी, बट मैंने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब देखने की बात ये है कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है किसी पॉइंट से, और ये ग्राफ ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर जाएगा, और मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ। ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस को कट के ऊपर जाएगा और इस पॉइंट को छूते हुए ये वापस एक्स एक्सिस को काट के नीचे आएगा और वापस से 2 पे जाएगा। ग्राफ ऐसा बनना पॉसिबल है। तो भाई हम में से आधे लोग तो सी ऑप्शन टिक लगा के आ जाएंगे कि चलिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 से 2 के बीच में आ रही है 1, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया गलत ऐसे नहीं करते काम, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा भी तो बन सकता है। आपसे किसने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है वो? ऐसा नहीं बन सकता है ग्राफ। लीजिए, इस पॉइंट पे वैल्यू भी मैंने शो कर दी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ और हो गई, क्वेश्चन तो कुछ और ही हो गया। इसका मतलब मैं सीधा कह सकता हूँ भाई सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन मत टिक लगा के आना कोई भी, सी ऑप्शन स्ट्रेट अवे गलत है, सीधा सीधा नहीं करना ये। अब बाकी के 3 ऑप्शंस चेक करते हैं। अच्छा, मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को करने में इसलिए क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं ना जो काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बच्चों के रैंक में। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना है। एफ वाई का वैल्यू पहला दिया हुआ है कि एक फंक्शन एफ वाई इक्वल्स टू एफ वाई प्लस 1। मैं इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लगाऊंगा अज्यूम कर रहा हूँ मैं that एफ वाई माइनस एफ वाई प्लस 1 इक्वल टू सम फंक्शन जी वाई। भाई देखिए, मैंने ऐसा अज्यूम करा है, मैं बताता हूँ इसके रीज़न बताऊंगा मैं आपको क्यों। इस क्वेश्चन में अभी लगेगा समय क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, जब भी गेट में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो। और ये किसी भी ब्रांच में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कंप्यूटर साइंस के ही लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं आगे बात करते हैं। एफ वाई का वैल्यू आ रहा है एफ वाई प्लस 1, सॉरी एफ वाई माइनस एफ वाई प्लस 1 को मैंने अज्यूम करा एक फंक्शन जी वाई। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने ऐसा अज्यूम करा इस फंक्शन को, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं कहना चाहता हूं जी जीरो का वैल्यू बताओ भाई मुझे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बस वाई की जगह जीरो डाल देते हैं, लीजिए ये आएगी फंक्शन की वैल्यू। मैं आपसे कहूँ भाई मुझे आप जी वन का वैल्यू बताओ, फिर आप कहोगे अरे ये तो आपने फिर से आसान बात पूछ ली, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? तो एफ वन माइनस एफ टू, भाई एफ जीरो माइनस एफ वन का वैल्यू क्या होगा? ऊपर देखते हैं, एफ जीरो का वैल्यू गिवन है -1, एफ वन का वैल्यू गिवन है 1, सो -1 -1, इसका वैल्यू निकल के आता है यहाँ से -2। सेम यहाँ पे g1 की बात करें तो f1 का वैल्यू कितना गिवन है 1, f2 का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में -1, सो दिस विल बी +1, ये आता है यहाँ से 2। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में होगा प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन, g0 का वैल्यू तो आ रहा है मेरा -2, g1 का वैल्यू आ रहा है मेरा 2, एक फंक्शन है जिसमें g0 का वैल्यू आ रहा है मेरा -2 और g1 का वैल्यू आ रहा है मेरा 2। यानी ये जो फंक्शन है अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो कुछ जैसा भी फंक्शन जाए भाई ये एक किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को तो काटेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा 0 से 1 के बीच में। मैं एक बार बताता हूं, देयर विल बी अ पॉइंट C, एक पॉइंट C मैं ऐसा मान के चलता हूँ बिलोंग्स टू 0 to 1, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा भाई, ऐसा होना मैंडेटरी है। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, मीनिंग जहाँ पे वेयर एफ नॉट एफ सी, चलिए इट्स, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या है? इस फंक्शन का वैल्यू तो g है ना, वेयर जी सी विल बी इक्वल टू 0, ये होना मैंडेटरी ही है। अगर ये नहीं हुआ तो कैसे फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा? ये तो ग्राफिकली हमको समझ आ रहा है, मैंने आपको डे वन भी इसीलिए ग्राफ समझाए थे। अगर ऐसा होगा इसका मतलब एक किसी ना किसी पॉइंट पे एफ सी माइनस एफ सी प्लस 1 0 होना मैंडेटरी है, यानी एफ सी की वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ सी प्लस 1 बिकॉज c इज एनी इंटीजर बिटवीन 0 to 1। तो अगर मैं ये बात अज्यूम करूं y के लिए, y बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं एफ वाई की वैल्यू एफ वाई प्लस 1 होना मैंडेटरी, ऐसा होना चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मेरे को पता है क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है बच्चों को, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। भाई एक
क्वेश्चन में गिवन है एफ वाई इक्वल्स एफ वाई, मैंने ऐसा अज्यूम करा कि एफ वाई माइनस एफ वाई प्लस वन इक्वल्स टू मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ जी वाई। अब मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे पहले मैं उसे अज्यूम करूंगा कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद उसमें कंडीशंस पुट करूंगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब जो मैंने माना था वो सही है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। ये बचपन में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ते थे। मैंने माना इस फंक्शन को जी वाई के बराबर, मैंने वैल्यूज निकाला एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है देयर एग्जिस्ट अ वाई इन इंटरवल 0 to 1, 0 से 1 के बीच में बात हो रही है। तो मैंने एक्सट्रीमिटीज पे वैल्यू निकाला, जी जीरो का वैल्यू मैंने निकाला जो कि आया -2, जी वन का वैल्यू मैंने निकाला जो कि आया 2, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा, इस ग्राफ की वैल्यू क्या होगी एफ वाई माइनस एफ वाई प्लस वन जो कि जी वाई है। ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है इसका मतलब उस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 0। वो फंक्शन ये पर्टिकुलर ग्राफ है जी वाई का, मैं लिख देता हूँ, यानी जी वाई का वैल्यू आ रहा है 0। अगर 0 आया इसका मतलब ये बात ट्रू है जो कि मैंने आपको आगे बताया, जी 0 आ रहा है इसका मतलब एफ सी माइनस एफ सी प्लस वन विल बी इक्वल टू 0, जो कि ये बात सच निकल गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अब देखिए हमारा आ गया ऑप्शन ए, कोचिंगों ने ए ऑप्शन लगा दिया सही। भाई बी और डी को तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वो भी सच निकल जाए। करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अज्यूम करते हैं एक बार बी ऑप्शन को, एफ वाई इक्वल्स टू एफ टू माइनस वाई, एफ वाई माइनस एफ टू माइनस वाई को हम मान लेते हैं एक फंक्शन है जी वाई। वापस सेम चीज़, वापस से हम निकालते हैं जी जीरो की वैल्यू, वापस हम निकालेंगे जी वन की वैल्यू। तो जी जीरो की वैल्यू मेरी आएगी एफ जीरो माइनस एफ टू, जी वन की वैल्यू आएगी मेरी एफ वन माइनस एफ वन। बहुत आसान सी बात है भाई, जी वन की वैल्यू तो सीधी आ गई 0, जी जीरो की वैल्यू क्या है एफ जीरो माइनस एफ टू, एफ जीरो की वैल्यू क्या है -1, -1 माइनस -1, ये भी आ गया 0। अरे भाई जी जीरो का वैल्यू भी 0 आ रहा है, जी वन का वैल्यू भी 0 आ रहा है, क्या इससे मैं कुछ भी बता पाया? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बता पाया। इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया गलत, ये हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन भी गलत, एक बार डी ऑप्शन हम चेक करेंगे आगे। अब हम अज्यूम करते हैं डी ऑप्शन के लिए दैट एफ वाई प्लस एफ टू माइनस वाई इक्वल्स जी वाई, करा हमने यहाँ तक। अब अगर मैं वही सेम चीज़ जी जीरो का वैल्यू निकालना चाहूँ दैट विल बी एफ जीरो प्लस एफ टू, एफ जीरो का वैल्यू था -1 इट इज़ नथिंग बट -2। जी वन का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इट विल बी नथिंग बट एफ वन प्लस एफ वन। एफ वन का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, अगेन एफ वन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो जी वन का वैल्यू मेरा आ रहा है 2। अच्छा, देखने की बात ये है जी जीरो की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -2, जी वन की वैल्यू आ रही है मेरी 2। अरे भाई ये तो हमने वापस से वही अज्यूम करा था, हमने जीरो इसके जी जीरो को इसके वाई जीरो और 1 के बीच में देखा तो वापस से तो वही नेचर दिखाने लगा। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा होना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए भी जहाँ पे जी सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ वाई नहीं लिखते अभी के लिए, इसको सी लिखते हैं, एफ सी माइनस एफ टू माइनस सी का वैल्यू 0 होना मैंडेटरी है। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर ये किसी सी के लिए सही है, अगर सी बिलोंग करता है 0 से 1 के लिए, तो फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू 0 to 1 ये ट्रू होना ज़रूरी है, यानी एफ वाई इक्वल टू एफ टू माइनस वाई। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट आए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इन दोनों में से आप जो भी टिक लगाएंगे आपका आंसर सही होगा। ये था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर और एफ जीरो का वैल्यू हमको गिवन है, तो हमसे लोअर और अपर बाउंड पूछा गया है एफ वन का। अब बाउंड का मतलब क्या होता है भाई, हम बात करते हैं ना कि एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है एफ डैश एक्स का वैल्यू ये है। अगर मैं आपसे बात करूं एफ डैश जीरो की, अगर मैं आपसे बात करता हूं, चलिए
एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बात 0 और 1 की हो रही है ना, यानी कि ये 0 और 1 के फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू थोड़ा सा बेकार हो गया, अच्छे से लिखते हैं। एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 1/3। एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 - 1 डेट इज 2। तो अगर मैं एफ डैश सी की बात करूं लेग्रांजेस थ्योरम के हिसाब से, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होती है, f1 - f0 डिवाइडेड बाय 1 - 0। वैल्यू पुट करूं तो f1 का तो वैल्यू मुझे पता ही नहीं भाई, f1 लिख दिया मैंने। f0 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आया मेरा एफ डैश सी का वैल्यू। अच्छा, आपने एक बात देखी, जो c होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। एक बात आपने देखी। अरे एक बात बताइए, c है, मैं अगर आपसे एफ सी की बात करूं, या इसको छोड़ते हैं, अभी सी मैंने निकाला, मुझे एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू पता है 1/3, मुझे एफ डैश 1 का पता है 1/2। अरे भाई मेरा सी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो मेरे एफ डैश सी की वैल्यू होगी वो कम से कम 1/3 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 हो सकती है, क्योंकि भाई जो मिनिमम वैल्यू है उसके अगेंस्ट जो मैंने वैल्यू निकाली वो 1/3, जो मैक्सिमम है उसके अगेंस्ट वैल्यू निकाली वो 1/2। इतना मैं कह सकता हूँ। इसके अंदर अब मैंने क्या करा, एफ डैश सी का वैल्यू पुट करा, f1 - 1 1/2 तक। तो f1 का जो मेरा आता है आंसर +1 1/2 +1। तो f1 का मेरा जो बाउंड लिमिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.33 से लेके 1.5 तक। तो ये आ गया मेरा लोअर बाउंड, ये आ गया मेरा अपर बाउंड। क्वेश्चन वाज एज सिंपल एज दैट। ये भी गेट का क्वेश्चन। तो भाई देखिए, गेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा। तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप उतने इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो और कोई मेथड भी नहीं है यार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने का। अभी मैं बात कर रहा था आपसे क्वेश्चन, एक कंप्यूटर साइंस का जो 2014 का पेपर था, तो मैंने देखा था उसी का एक क्वेश्चन और आया हुआ था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए उसको भी एक बार मैं करवाता हूँ यहाँ पे। भाई क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे दो एक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, देयर एग्जिस्ट थीटा। अब मैं फंक्शन बता दूं तो ये एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों को लगेगा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें थीटा का वैल्यू गिवन है π/6 से लेके π/3 तक। आपको एक बात पता है, अगर डिटर्मिनेंट की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स अगर होंगे तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट क्योंकि यहाँ पे सारे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ sin π/6 cos π/6 tan, कहने का मतलब है सिर्फ दो रोज नीचे की कांस्टेंट है, जो पहली रो है वो एक वेरिएबल है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का मैं डेरिवेटिव तो निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो डेरिवेटिव मेरे लिए इसका निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब आगे बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा। सबसे पहले मुझे काम करना है इसका डेरिवेटिव निकालना। अब डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा भाई, दो तरीके हैं। या तो आप सीधा इस डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद डेरिवेटिव निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट ठीक है, पेपर के टाइम इतना चलता है अगर आपको करना ही है क्वेश्चन। बट एक तरीका और है, क्लेवर मेथड है बहुत ज़्यादा। उसको करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले मैं पहला आपको तरीका बताता हूँ, फिर जो क्लेवर मेथड है वो भी बताता हूँ। अगर मैं डिटर्मिनेंट को पहली वाली रो के हिसाब से खोलना चाहता हूँ, तो साइन थीटा की लिखा मैंने, अंदर आएगा cos π/6 इंटू tan π/6, और ये कुछ भी आएगा तो एक कांस्टेंट होगा c1, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, माइनस cos थीटा अगेन सम कांस्टेंट c2 प्लस tan थीटा अगेन सम कांस्टेंट c3। तो अगर मैं एफ डैश थीटा, दिस इज एफ डैश थीटा, सॉरी नॉट एक्स एक्चुअली, एफ डैश थीटा, ये मैंने ये सॉरी यार क्या कर रहे हैं हम, ये है एफ थीटा, ओके। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव अब निकालना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी cos थीटा ऑफ c1 प्लस साइन थीटा ऑफ c2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऑफ c3। भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्या गड़बड़ है। अब ये जो मेरा फंक्शन आया है ओवरऑल खुल के, ये फंक्शन भाई मेरा कॉन्टीन्यूस तो है ही। कॉन्टीन्यूस मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टीन्यूस होते हैं। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ऑब्वियसली π/6 से π/3 के बीच में। अब लेग्रांजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एक ना एक एफ डैश थीटा ऐसा होना तो भाई मैंडेटरी है जहाँ पे वो जीरो होगा ही होगा। लेग्रांजेस थ्योरम मैं आपसे कह रहा हूँ।
एक बार चेक करते हैं इसको कि यार रोलिस थ्योरम फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं एफ पाई बाई सिक्स पे क्या वैल्यू आएगी, भाई इजी है, पाई बाई सिक्स पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, साइन पाई बाई सिक्स, तो c1/2 माइनस, अच्छा c1 c2 ना लिखे ना, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा, या सॉल्व थोड़ा सा क्लेवरली करते हैं, इतना अभी देखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा खोलने बैठा। सीधा सीधा बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे बात करूँ एफ पाई बाई सिक्स की, आप एक बात देखिए, थीटा की जगह सीधा ये थीटा होगा, सॉरी थीटा की जगह अगर पाई बाई सिक्स डालो, साइन पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स, टेन पाई बाई सिक्स, सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो सिमिलर। हमने देखा है डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सिमिलर होती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी जीरो। सेम अगर मैं बात करूँ एफ पाई बाई थ्री की, पाई बाई थ्री के अंदर भी सेम कहानी, फर्स्ट रो और थर्ड रो सिमिलर हो जाएंगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। क्योंकि मैं ये बात कह सकता हूँ कि एफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू और एफ पाई बाई थ्री की वैल्यू बराबर आ रही है। भाई रोलिस थ्योरम क्या होता था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर मेरी फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू फंक्शन ऑफ बी के बराबर आ गई, इसका मतलब ये रोलिस थ्योरम फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जरूर एक एफ डैश सी होगा जो कि जीरो होगा। इसका मतलब भाई हमारी पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है, नो डाउट। अब सेकंड स्टेटमेंट पूछे, देयर एग्जिस्ट थीटा belonging to this particular interval such that f dash theta is not equal to zero, f dash theta is not equal to zero। अरे भाई खाली एक ही तो सी होगा जहाँ पे ये फंक्शन की जीरो बराबर होगी वैल्यू। अरे आप खुद देखिए, अगर एक ऐसा फंक्शन मैंने बनाया, एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी जहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा, बाकी सब जगह थोड़ी ना स्लोप जीरो हो रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर होगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं सीरीज के बारे में, सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज। चलिए भाई, टेलर सीरीज में हमसे सिंपली दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको कॉन्टीन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन को कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी है, और फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना ज़रूरी है। ये फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है, अब भाई ये हम बोलते कब है, मैंने आपसे फर्स्ट डे बताया था, हम जब भी ये बात करते हैं तो किसी पॉइंट की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू ए पे अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और ये फंक्शन डेरिवेबल भी है, मतलब इसका डिफरेंशिएबल निकालना भी पॉसिबल है, तो अगर मैं इस फंक्शन के एक्सपेंशन की बात करूँ तो फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा अबाउट x इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, और ऐसे करके ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। भाई ये सीरीज़ तो देखने में हमको लग रहा है कि काफ़ी आसान है, एक्चुअली ये है भी। इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। मैं आपको अभी दो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है गेट में, और कभी कोई टफ सवाल आया भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इसलिए आप इसको ईजिली कर सकते हैं। बस इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी होती है वो है इसके रिजल्ट, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं ए की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं ए जीरो पे निकालना चाह रहा हूँ अपने फंक्शन की कुछ वैल्यू, तो यानी x इज इक्वल टू जीरो के अबाउट अगर मैं अपने फंक्शन को खोलना चाहता हूँ तो क्या कह सकता हूँ मैं, एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस, चलता चलाएगा आगे। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसी को कहते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज, कुछ भी सीरीज, सॉरी थ्योरम नहीं होगी ऑब्वियसली, इसको बोलेंगे मैक्लॉरेंस सीरीज। मैक्लॉरेंस सीरीज टेलर सीरीज से ही आई है। अगर किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करें तो टेलर सीरीज ऐसे खुलता है, ये टेलर एक्सपेंशन है, इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब भाई अगर मैं इसको ए के अबाउट खोल दूं तो ये मैक्लॉरेंस सीरीज बन जाएगा। अब इसके रिलेटेड हमको ध्यान में रखने की जो चीज़ होती है वो चीज़ होती है ये कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक फंक्शन है साइन एक्स, सिक्स नहीं, सिक्स क्यों लिख दिया मैंने, साइन एक्स, एक फंक्शन है साइन एक्स, मुझे खोलना है इसको। अब मैं यहाँ पे जितनी भी फंक्शंस की बात करने जा रहा हूँ वो अबाउट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो खोलने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं साइन एक्स को खोलूँ यहाँ पे तो साइन एक्स कैसे खुलेगा, एफ ऑफ ज़ीरो यानी साइन ज़ीरो प्लस एक्स
एफ डैश 0, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस आया, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश यानी कॉस का भी डेरिवेटिव करना है यानी माइनस साइन 0, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस साइन का डेरिवेटिव विल बी माइनस कॉस 0, प्लस ये ऐसे चलता चला जाएगा। बहुत ईजी होता है, हमने जो भी निकाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, ये आएगा x, इसकी वैल्यू अगेन 0, फिर आएगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बट -1 माइनस ये आया। इस सीरीज को अगर मैं आगे खोलता चला जाऊं 5 फैक्टोरियल, ये नीचे सब फैक्टोरियल में ही है, माइनस एक्स रेज टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 9/9 फैक्टोरियल, ये सब ऐसे ही चलेगा, प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा साइन एक्स का। अब देखिए अगर मैं सेम तरीके से अगर कॉस एक्स का करना चाहूँ तो कॉस एक्स का जो मेरा एक्सपेंशन आएगा वो भी मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। बहुत आसान होता है। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो मैं रिजल्ट्स यहाँ लिख रहा हूँ उनको याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर नहीं भी याद कर पाए तो ऑन द स्पॉट भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। भाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन को याद करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका यूज़ सिर्फ कैलकुलस में ही नहीं, बहुत सारी जगह पे हो जाता है यार, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप यूज़ कर लेंगे इसका, बहुत ईजिली यूज़ कर लेंगे। इवन मैं जब कैलकुलस खत्म करवा दूंगा तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस लूँगा जो वेरियस ओलंपियाड्स में पूछे गए हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि कितने आसानी से अगर हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करते तो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाता है। इवन मैथ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके लिए 1.5 आवर दिया जाता है हर क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन तक आपका 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। अब जिसको पता होगा वो कर लेगा। आगे हम बात करते हैं ई रेज टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन की। सेम डालूंगा मैं उसके अंदर वैल्यू, तो डेट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस चला जाएगा ये आगे। ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स की बात करूँ, कुछ नहीं करना, ई की पावर एक्स आपने निकाल लिया ना, बस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते रहो, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो इवन टर्म्स हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑड टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत आसान चीज़ है ये, देखिए याद भी नहीं करना इतना कुछ एक्चुअली। ई की पावर एक्स याद कर लिया तो ई की पावर माइनस एक्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा भाई, कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। अब आपको ये तो याद रखना ही है, हमारे कुछ स्पेशल फंक्शन आ जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स या फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब ये क्या होते हैं? अरे भाई कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ डराने के लिए लिखा होता है, सिंपल है। इसको कहते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सेम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप इसका एक्सप्रेशन खोलना चाह रहे हो, मतलब कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को अगर आप खोलोगे, कुछ नहीं करना है यार आपको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है बस, यानी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 1, एक्स माइनस एक्स 0, फिर थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा। तो बस ये एक्सपेंशन मेरा कुछ ऐसे खुलता चला जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। वहीं अगर मैं साइन की बात करूं, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, उसके अंदर भी कुछ नहीं करना, उसके अंदर भी हमको यही ऐड करना है। तो एक्स, भाई साइन की अगर बात होती है, मैंने आपसे बताया, आप इसके अंदर माइनस कर देंगे दोनों को, तो वही सिंपली जो इवन टर्म्स हैं वो माइनस होते चले जाएंगे, और जो मेरे ऑड टर्म्स बचे हैं खाली मेरे वही बचेंगे। तो उसके अंदर भी कुछ भी नहीं करना, वही सिंपली एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये सब ऐसे ही चलता है। तो भाई आपको अगर आपसे ये फंक्शन याद हो सकते हैं तो इनको कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल सी ना, बस ये बात ध्यान रखिएगा, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा आगे भी काम आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है। तो ये है इसमें याद करने का। वैसे भी अगर आपको देखिए कितने याद करने यार आपको, मैं खुद आपको ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो ज़्यादा याद करनी पड़े। साइन एक्स आपको याद करना मैंडेटरी है, बाद में निकालोगे यार तो समय खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। कॉस एक्स कर लो याद, ई की पावर एक्स कर लो याद, बाकी सब ना दुनियादारी इसी से निकल जाती है, कुछ भी नहीं अलग से याद करना, कुछ भी नहीं फालतू का याद करना।
ज़्यादा इच्छा याद करने की, समय बचाना है बचा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ऐसे करना है तो ऐसे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं भाई, वो बात ध्यान में रखनी है। जैसे ये एक्सप्रेशन होता है, ये सब टेलर सीरीज से निकलते हैं, तो इसकी वैल्यू भी यही होती है, प्लस ये ऐसे चला जाएगा बहुत आगे तक। वैसे ही 1 माइनस टी की पावर अगर मैं क्या 1 प्लस टी की पावर ले लेता हूँ इस बार -1, कुछ नहीं, वहाँ पे माइनस टी था तो यहाँ पे बस कुछ नहीं माइनस टी डाल देना है ना, यहाँ पे 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये भी चलता चला जाएगा ऐसे ही आगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 1 माइनस टी के होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर कह रहा हूँ आपसे, ये तो आप सब निकाल ही लोगे, तो इसके अंदर भी क्या चीज़ होगी भाई, कुछ भी नहीं होगा, 1 माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसी के अंदर मैं चाहे 1 प्लस टी की पावर -2 कर दूँ तो भी आप वो कर लोगे। तो भाई ये 3 एक्सप्रेशन याद कर लो, काफ़ी काम आएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। निकलते यार टेलर से ही है, सब कुछ टेलर से ही निकला है, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप सोचो कि कुछ भी अलग सा है तो नहीं, सब वहीं से निकला है, बट याद करने के लिए इससे बोलते हैं ताकि आपका गेट के टाइम समय बच जाए थोड़ा सा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार जो आए हुए हैं टेलर सीरीज से रिगार्डिंग। देखिए मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर, वो 2 क्वेश्चन से आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन में हमसे कहा है टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है एफ एक्स का, और ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई दिया हुआ है हमारा एफ एक्स, और एक्स इज इक्वल टू पाई के अबाउट निकालना है। अरे भाई बहुत आसान है, मतलब लिटरली बहुत आसान है। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है यार, ये दिख रहा है ना आपको x इज इक्वल टू पाई, मैंने आपको क्या बताया, आपको x इज इक्वल टू 0 के अबाउट याद करवाया था कैसे होता है, मैंने आपसे बताया था, वही आपको क्वेश्चन में करना है। तो बताया था तो झूठ थोड़ी ना बोला था, कर लो भाई, x माइनस पाई को 0 के बराबर पुट करो और x माइनस पाई को मान लो t, क्या दिक्कत है। तो अब t इज इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सप्रेशन निकालना है। अरे भाई एफ टी लिख लो ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है, साइन x की जगह डालो वैल्यू t की, तो हो जाएगा पाई प्लस टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आया x माइनस पाई तो हमने t माना ही था देख रहे हो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, हमें पता है भाई, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, यानी माइनस साइन थीटा खुलता है, मीन्स माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई टी। अब मुझे क्या करना है, साइन टी का एक्सप्रेशन खोलना है खाली, यानी एफ टी अगर मैं एक्सप्रेशन खोलना चाहता हूँ चुपचाप ना -1/t को लिख देता हूँ बाहर, ताकि बाद में मुझे आसानी हो ना। तो अगर मैं साइन टी का एक्सप्रेशन खोलना चाहता हूँ तो क्या होगा, t माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 5/5 फैक्टोरियल। भाई देखिए मैंने आपसे कहा था आपको एक्सप्रेशन याद करना है, अब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समय यार आपका समय ना एक्सप्रेशन निकालने में लग जाएगा। क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे, अगर इसी का एक्सपेंशन निकालते चले जाओगे तो क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, इसको आगे लिखते चले जाएंगे, ऐसे ही चलेगा आगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो एफ टी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 4/5 फैक्टोरियल। अरे बहुत आसान है, चलता चला जाएगा ये। टी की वैल्यू उठा के पुट तो कर देते हैं कम से कम, नहीं तो क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं यार, एफ एक्स सिंपल आ गया वापस, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस, अरे टी की वैल्यू थी क्या, एक्स माइनस पाई ना, तो एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स माइनस पाई की पावर 4/5 फैक्टोरियल। अरे आप ऑप्शन जब गेट का चेक करोगे तो यार यही ऑप्शन, खाली वहाँ पे तो 2 तक की एक्सपेंशन दी हुई थी, तीसरी टर्म तक नहीं पूछी थी, तो आपका ऑप्शन सीधा सीधा यहाँ से मैच कर जाएगा। वैसे मैं बता दूँ इसका ऑप्शन था सी, मैंने अभी यहाँ ऑप्शन लिखा नहीं बट इसका ऑप्शन सी था, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा आसान है इसको इस तरीके से करना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो होशियारी दिखाएंगे, वो क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का एक्सप्रेशन खोलेंगे पूरा ऊपर, फिर नीचे एक्स माइनस पाई लिखा है, एक्स इज इक्वल टू पाई के अबाउट खोलेंगे पहले तो उसके एक्सपेंशन को, उसके बाद देखेंगे क्या कट रहा है नीचे से पाई माइनस एक्स, उसके बाद यहाँ पे लैंड अप करेंगे। भाई इतना झमेला ही नहीं करना, इसीलिए मैक्लॉरेन सीरीज़ बताइए ना, अगर मैक्लॉरेन सीरीज़ काम की ना होती तो क्यों पढ़ाते आपको, पढ़ाइए क्योंकि काम की है। तो बस इतना ही करना है आपको, टेलर सीरीज़ में इस तरीके के जितने क्वेश्चन है उसमें सब यही करना भाई, कुछ भी नहीं करना अलग से, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है सिविल इंजीनियरिंग गेट 2016, 2 मार्क्स का। ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या 2 नंबर वाला जो गेट पूछता है ऐसे क्वेश्चन।
क्वाड्रिएटिक अप्रॉक्सीमेशन पूछा है, इसमें यार कुछ नहीं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाना है। मैंने क्यों कहा तुम्हें टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है? तुम एक बात बताओ, तुम 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं साइन एक्स को? तुमने साइन एक्स लिखा, तुमने कॉस एक्स लिखा। तुम किसी का भी एक्सपेंशन जब खोलते हो भाई, पूरा पूरा एक्सपेंशन जो तुम खोल देते हो, तुम यार अप्रॉक्सीमेशन की तरफ तो जाते हो। अभी तुम जितना ज़्यादा उसको, मान लो तुम x⁻7 तक ले गए उसे खोल के, यानी वो तुमने एक्यूरेसी की तरफ तुम और ज़्यादा रीच कर रहे हो। अरे तुम उसको जितना ज़्यादा छोटी वैल्यूज तक लेके जाओगे, जितना डेसिमल प्लेस के तुम आगे तक ले जाओगे, उतना ही तो वो एक्यूरेट बनता चला जाएगा। यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन की बात करिए, इसलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाना है। अब क्योंकि टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो मैं लगाता हूँ किसी पॉइंट के अबाउट निकालता हूँ, बट यहाँ पे क्या पूछा है मेरे से, x=0 के अबाउट पूछा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैक्लॉरेंस लगानी है। यानी एफ एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ मैक्लॉरेंस का, सबसे पहले तो फॉर्मूला चिपका दो, सबसे आसान चीज़ है। f'0 प्लस x² 2 f'0। देखने की बात यह है, x² पे रुक जाना, क्योंकि क्वाड्रिएटिक पूछा है, आगे नहीं लेके जाना। आगे लेके जाओगे तो फालतू में समय खराब होगा। अब f' की वैल्यू मैं निकालता हूँ, कितनी आएगी यहाँ से, 3x² माइनस 6x। f'' की वैल्यू निकालूँ, अरे बड़ी आसान है यार, 6x माइनस 6, सिंपल सी बात है। यानी f'0 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो आएगी 0, f'0 की वैल्यू निकालूँ तो आएगी -6। देख रहे हो कितना आसान है। यानी f(x) की वैल्यू मैंने निकाला, f'0 कितना है भाई, f'0 पुट करो, अरे f'0 तो निकाला ही नहीं, f'0 आ रहा है -5। वैल्यू उठा के चिपकानी है बस यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। प्लस x, f'0 का वैल्यू 0, किसी काम का नहीं, प्लस x² 2 f'0 की वैल्यू कितनी है, -6, ये काम की चीज़ है। f(x) मेरा कितना आया, -5 प्लस नहीं माइनस 3x²। अच्छा ये आ गया। अब एक बार देख तो लें ऑप्शंस क्या क्या थे। तो भैया पहला ऑप्शन हमारा गिवन है क्वेश्चन में, 3x² माइनस 6x माइनस 5। बी ऑप्शन हमारा गिवन है 3x² माइनस 5। सी ऑप्शन हमारा गिवन है -3x² प्लस 6x माइनस 5। और वहीं डी ऑप्शन हमारा कहीं गिवन है 3x² माइनस 5। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने पहला ए ऑप्शन गलत कंप्लीटली, ऑप्शन अरे आंसर तो हमने निकाल ही लिया यार, बी ऑप्शन है, बाकी सबको काटो 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 काटो, बी ऑप्शन आया हमारा। इसी के रहते हमने टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भैया, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन पूछा है, मान लो आपको यहाँ पे इसको काट दो, मान लो आपसे पूछा होता है कि क्यूबिक पूछा है आपसे, क्यूबिक निकालना है, क्यूबिक में आप क्या करोगे? अरे कुछ भी नहीं करोगे यार, यहाँ पे ना कुछ नहीं करना, बस अलग से x³ वाली टर्म्स भी ऐड कर दो। जहाँ तक पूछा है वहाँ तक करना है यार, गेट पूछता है ये सब क्वेश्चन, गेट पूछता था, पूछता है, आगे भी पूछता रहेगा। और यही सब चीज़ें, ये स्कोरिंग चीज़ें, आपको इनमें मार्क्स लाने हैं। अभी जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था, उसमें रोलीज थ्योरम और लग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम्स का जो क्वेश्चन था, जो कि CS 2014 में पूछा था, जिसमें ए और डी दोनों आंसर थे, भाई वो क्वेश्चन अच्छा था। ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको उसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बट इन सब क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना है यार, ये सीधा फॉर्मूला में डालो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अब हम कल बात करेंगे आगे मैक्सिमा मिनिमा की, हाँ सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। बाकी मैंने चेन रूल के रिगार्डिंग एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, उसको देखिए चेन रूल को, क्योंकि चेन रूल से रिगार्डिंग में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। खैर गेट में इतना चेन रूल से कोई पूछता नहीं है, बस एक बार ईसी में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, तो वो चेन रूल से ही सॉल्व होना था, तो जिसको आता है वो कर लेगा। वैसे चेन रूल का वीडियो यार देख लो, क्या ही जाता है, और सब वीडियोस में आपको हेल्प होगा, इंजीनियरिंग मैथ्स में पूरा हेल्प होगा, और क्या इंजीनियरिंग मैथ्स हर मैथ्स में हेल्प होगा। तो कल हम मैक्सिमा मिनिमा को पूरा ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, आधा तो कर ही लेंगे यार, बाकी वीडियोस थोड़ी भागे जा रहे हैं कहीं। तो चलिए कल देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद होमोजीनियस फंक्शन वगैरह सब कुछ करेंगे। हम जल्दी से कोशिश करेंगे कैलकुलस ख़त्म कर सकें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना प्रोबेबिलिटी को। तो okay guys, if you guys really like the video, then don't forget to leave a like, share this video with all your friends, with your family, and yeah, don't forget to press the bell icon and subscribe to this channel. Till the next time, peace out guys.